आज के सत्र में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी इकाई 2। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा के विविध रूप। इसके अंतर्गत हम अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और हिंदी की संवैधानिक स्थिति वर्तमान परिदृश्य में क्या है उसको भी जानेंगे। इसके साथ ही कंप्यूटर में हिंदी का क्या अनुप्रयोग है, ठीक है, तो उसका भी संक्षेप रूप में हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। तो राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं तथा जिसके साथ उनका सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ा हुआ होता है ना। तो राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की बहुल्य जनसंख्या में बोली जाने वाली क्या है, भाषा होती है। अब कहें कि राष्ट्रभाषा की कौन कौन सी कसौटियाँ होनी चाहिए, तो सबसे पहले वह देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती हो। उसके बाद उसमें क्या हो, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत हो, वो जो भाषा हो राष्ट्र के सांस्कृतिक विरासत हो। दूसरा, उसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध हो। ठीक है। तीसरा, उसमें क्या हो, उसकी ध्वनि संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए। यदि अन्य भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ उसमें प्रयुक्त ना होती हों तो उन्हें स्वीकारने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रभाषा का एक और गुण कौन सा है कि उसमें ग्राह्यता की क्षमता होनी चाहिए कि वे अन्य जो भाषाएं हैं उनकी ध्वनियों को अपने अंदर समावेश कर सकें। उसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि संकेत लिखे जा सकें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें क्या है, ग्राह्यता की क्षमता होनी चाहिए, ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। उस भाषा में साहित्य की रचना व्यापक तौर पर हुई हो तथा साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया हो। तो हिंदी जो हमारी हिंदी बोली है, ठीक है, जो हमारी हिंदी भाषा है, तो उसमें कितना साहित्य मिलता है हमें देखने को, प्रचुर मात्रा में देखने मिलता है। चाहे वो हिंदी की बोली हो, चाहे वो खड़ी बोली में देखने को मिले, ब्रजभाषा में देखने को मिले, या आपका बुंदेली भगेली में देखने को मिले। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें साहित्य अधिक मात्रा में लिखा गया है। अब बात करें कि जो भाषा है वो राष्ट्र के प्रमुख आंदोलन में सक्रिय सहभागिता भी निभाती हो, है ना, और जिसमें क्या है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में अपनी सहयोग प्रदान किया हो। अब बात करें कि स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रभाषा ने किस प्रकार अपना योगदान दिया, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको एक बार देख लेते हैं कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता के लिए होती है। तो हमारे देश में अकबर के समय से लेकर लगभग 3 शताब्दी तक जो फारसी भाषा रही वो क्या रही, राजभाषा। लेकिन संपर्क भाषा के रूप में कौन सी भाषा महत्वपूर्ण रही, तो क्या है, हिंदी। क्या है, हिंदी, है ना। अब चलते हैं कि 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों तथा फोर्ट विलियम कॉलेज एवं सामाजिक धार्मिक नव जागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने का अपने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सन 1925 में कानपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि कांग्रेस के जितने भी प्रादेशिक कार्य हैं वो किस भाषा में किए जाएंगे, आपके हिंदी भाषा में। ठीक। फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1936 में हिंदी वर्ग का आरंभ किया, है ना। तो उन्होंने एक समिति की भी रचना की जिसका नाम क्या है, काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। अगर पूछ लिया जाए काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संस्थापक कौन है, तो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने हिंदी भाषा से संबंधित अपने मत को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा है, यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत स्वाधीन होगा। उसके लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए, उसके लिए राष्ट्रभाषा हिंदी का होना आवश्यक है। ठीक है। तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित की गई। तो ये जो कुछ बिंदु थे वो किस किस संबंध में थे, हमारी राष्ट्रभाषा के संबंध में। हम बात कर लेते हैं अपनी संपर्क भाषा पे। तो संपर्क भाषा क्या है, तो संपर्क शब्द भाषा का अर्थ क्या होता है, ऐसी भाषा जो 2 विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करे। यानी कि मान लें कि एक जो व्यक्ति है वो उत्तर भारत का है, ठीक है, उत्तर भारत का है, ठीक है, दूसरा कहाँ का है, दक्षिण भारत का। तो अगर जो भाषा उन दोनों के बीच संपर्क स्थापित करेगी तो कौन सी होगी, या तो आपकी हिंदी होगी, या तो उन लोगों को हिंदी समझ में आनी चाहिए, उत्तर वाले को तो आएगी हिंदी, लेकिन दक्षिण वाले को कौन सी भाषा समझ में आएगी, अंग्रेजी। तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही क्या है, हमारी संपर्क भाषा है ना। लेकिन
वर्तमान समय में प्राय राजनीतिक आधार पर यह विचार स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। वह भारत की राष्ट्रभाषा में भी शामिल है, किंतु इसके साथ साथ संविधान की 8वीं सूची में शामिल सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं तथा राष्ट्र की भाषाएं हैं। तो राष्ट्रभाषा के लिए हमारी हिंदी ही नहीं बल्कि जो संविधान की अनुसूची में जितनी भी भाषाएं शामिल हैं वो किसका दर्जा प्राप्त करती हैं? राष्ट्रभाषा का। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपनी राजभाषा की। तो राजभाषा क्या है? तो राजभाषा वह भाषा होती है जिसे संविधान की वो संघ की भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान हो, तो वो हमारी कहलाती है राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा आपकी कई हो सकती हैं, हिंदी है आपकी, ठीक है, और आपकी जो भी बोली हैं उसमें संविधान की अनुसूची में लगी हुई हैं वो भी आपकी राष्ट्रभाषा है। ठीक, अब बात करें आपके हिंदी की संवैधानिक स्थिति की, जो आपकी क्या है? राजभाषा। तो उसमें सन 1949 में श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद किस रूप में किया उन्होंने? राजभाषा के रूप में। किस रूप में किया उन्होंने? राजभाषा के। तो सबसे पहले ये शब्द राजभाषा का कौन लाया था, ये पूछा जा सकता है, तो है आपके राजगोपालाचारी। ठीक, तो राजभाषा से तात्पर्य क्या है? संविधान द्वारा स्वीकार सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा को क्या कहते हैं हम? राजभाषा। तो देखिए, राजभाषा जब 1949 में हिंदी को जब राजभाषा बनाया जा रहा था तो उसके साथ क्या था? 15 वर्ष के लिए आपकी अंग्रेजी भाषा को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले किसका राज था? ब्रिटिश सरकार का, है ना। तो वो लोग किसमें काम करते थे? अपने अंग्रेजी भाषा में। तो इन्होंने क्या कहा कि 15 वर्ष तक क्या है आपकी अंग्रेजी भाषा में भी कार्य होगा, किंतु ये जो अंग्रेजी भाषा है अब इसका जो कार्यभार है क्या कर दिया गया है? अनिश्चितकालीन। क्या कर दिया गया है? अनिश्चित काल तक इस भाषा में अब कार्य होता रहेगा, है ना, अनिश्चितकालीन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। तो पहला बिंदु जो हमारा आ रहा है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय जो संविधान है लागू हुआ, जिसमें भाषाई प्रावधान भाग 17 के अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 343 से लेकर 351 तक क्या है आपके भाषाई संबंधी प्रावधान किए गए। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी भाग हैं जिसके जो क्या है आपकी भाषा के आधार पर निर्धारित हैं। तो सबसे पहला भाग तो आपका क्या आएगा? भाग नंबर 5। ठीक है, उसके बाद भाग नंबर 6 और भाग नंबर 17, जैसे मैंने इसमें बताया। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी क्या है? उपबंध हैं। तो जो भाग 17 है इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक क्या है? राजभाषा। इसीलिए जो हमारा भाग 17 है वो राजभाषा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। तो इसी में क्या है, जो धाराएं हैं 343 से लेकर 351 तक वो हमारी राजभाषा से संबंधित हैं। ठीक, अगर ये पूछ लिया जाए ये किस समिति के आधार पर इसका गठन किया गया था, है ना, तो इसका जो गठन है मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 343 में क्या लिखा है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी आपकी? देवनागरी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और इसी अनुच्छेद में आपको जो अंग्रेजी भाषा है उसकी अवधि कितनी कर दी गई थी? 15 वर्ष की अवधि कर दी गई थी। ठीक है, 1965 तक कि जो सरकारी कामकाज है वो आपके अंग्रेजी में भी हो सकता है, लेकिन फिर बाद में जाके क्या हो गई है? अनिश्चितकालीन। इसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो आगे जाके इसकी जो समय अवधि है वो आगे बढ़ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 344। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का क्या है? गठन करेगा। इसमें राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन करने का जिक्र किया गया है। बात करें अपने अगले अनुच्छेद पर,
तो जो हमारा अगला अनुच्छेद है 345, तो इसके अंतर्गत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकार किया जा सकता है। यानी कि जिस राज्य की भाषा क्या होगी, आपकी हिंदी होगी, वहाँ पर जो भी कार्य होंगे वो आपके किस में किए जाएंगे, हिंदी भाषा में किए जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य संघ की सरकार के बीच में पत्र आदि क्या होगी, आपकी राजभाषा में होगा, है ना। तो जैसे अगर आपके राज्य की भाषा हिंदी है, जैसे जो हिंदी राज्य हैं कौन कौन है आपके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो यहाँ पे जितने भी सरकारी कामकाज होंगे, चाहे वो आपके केंद्रीय हों, तो जो भी कार्य होगा वो किस में होगा, हिंदी पत्राचार में होगा। ठीक है। तो उसके बाद अनुच्छेद 347 में क्या कहा गया, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन यानी शासन के उद्देश्य के लिए क्या है, उस भाषा को मान्यता दे देगा। तो जो इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि अगर किसी राज्य में हिंदी तो बोली जा रही है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई एक उपबोली भी बोली जाती है, तो उसे भी क्या है, आपकी मान्यता प्राप्त होगी। ठीक। उसके बाद चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे। तो अगला अनुच्छेद कौन सा हमारा, 348। तो इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के संबंध में क्या है, प्रकाश डाला गया कि इसमें जो उच्चतम न्यायालय और विधानमंडलों में जो विधेयक होंगे वो किस भाषा में पारित होंगे। तो इसके बारे में किसमें बताया गया है, आपके 348 अनुच्छेद में। अब चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे जो कौन सा है, 349। तो इसमें क्या है, भाषा संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 350 पे। तो जन साधारण की शिकायत दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, यानी कि जो जन साधारण जो शिकायत दूर करता है वो किस भाषा के रूप में स्वीकृति मिलेगी। तो इस अनुच्छेद में इसको लिखा गया है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक जो आपका जो प्राथमिक स्तर होता है, तो उस पर जो शिक्षा है किस में देनी चाहिए, मातृभाषा में। जो आपकी मातृभाषा है उसमें आपको शिक्षा दी जानी चाहिए। इस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में भी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो भाषाई अल्पसंख्यक राज्य हैं तो उनके बारे में भी क्या है, इसमें दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 351 की। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे क्या है, सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख है जिनका निर्वहन हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु उन्हें करना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने सरकारी प्रयोजनों के हेतु हिंदी भाषा का आदेश 1955 में जारी किया, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का प्रयोग निम्न कार्य हेतु किया जा सकता है। तो वो कार्य कौन कौन से हैं, एक तो आपका है जनता के साथ पत्र व्यवहार। ठीक है। दूसरा आपका प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प संसद में प्रस्तुत की जाने रिपोर्ट के लिए। ठीक। उसके बाद हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, अन्य देश की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए। देखिए इसमें यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी दोनों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। उसके बाद संधियों एवं ऋणों के लिए। अब चलते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर। तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में, कब, सन 1955 में बाल गंगाधर बीजी-खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। ठीक है। और इस आयोग में कितने सदस्य थे, तो इसमें 21 सदस्य थे, याद रखेंगे। देखिए जो कमेटी थी उसका नाम तो ये था, बीजी-खेर जो अध्यक्ष थे यानी बाल गंगाधर, पूरा नाम ये है। और फॉर्मूला किसके आधार पर था, ये जो गठन जब राजभाषा जब दी गई थी तो मुंशी आयंगर के फॉर्मूले के आधार पर। ठीक। तो उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा राजभाषा विधायी आयोग। तो ये कब इसकी स्थापना हुई, 1961 में। ठीक। उसके बाद इसे विधि मंत्रालय 1976 ईस्वी में इसे क्या कर दिया गया, विधि मंत्रालय द्वारा इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद चलते हैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे क्या है, स्थापित किया गया था। उसके बाद राजभाषा अधिनियम पूछ लिया जाता है, कभी कंफ्यूज जाते हैं ना राजभाषा अधिनियम के सन में, कि राजभाषा अधिनियम कुछ लोग 1976 भी कर देते हैं, लेकिन क्या है इसमें 1963, याद रखेंगे राजभाषा अधिनियम 1963 है। और जिसमें संशोधन पूछा जाए तो संशोधन कब हुआ था, तो संशोधन आपका हुआ था 1967 में। कितनी धाराएं इसमें, कुल 9 धाराएं, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद राजभाषा संकल्प
कब लिया गया, तो 1968 में। ये भी महत्वपूर्ण है। राजभाषा नियम, देखिए नियम अधिनियम में दोनों में अंतर है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि अधिनियम वो मान लेते हैं 1976 और नियम में कराते हैं 1963। ठीक है, तो अधिनियम आपका 1963 का है, जिसमें संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, उसका जो राजभाषा नियम है वो आपका है 1976। इसमें आपके कितने नियम है, इसमें 12 नियमों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आपका प्राधिकृत पाठ यानी केंद्रीय विधि अधिनियम, अगर पूछ लिया जाए केंद्रीय विधि अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, तो प्राधिकृत पाठ। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना कभी 1973 में। तो राजभाषा विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1961 में, 1976 में से समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा, विधि मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी 1961 में, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। राजभाषा अधिनियम की स्थापना हुई थी 1963 में, संशोधन कब हुआ इसका, 1967 में। और कितनी धाराएं हैं इसमें, कुल 9 धाराएं। राजभाषा संकल्प 1968 में स्थापित हुआ, राजभाषा नियम 1976 में, 1976 में। ठीक है, 1976 में। और कुल नियम कितने हैं इसमें, 12 नियम हैं। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम कब प्रकाशित हुआ, कब स्थापित हुआ, 1973 में। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले शीर्षक की ओर। तो अगला जो हमारा शीर्षक है आपके पाठ्यक्रम में, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग। तो कंप्यूटर में हिंदी का कैसे प्रयोग होता है इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं फिर भी इन्हें। बात करते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो आपका एक तो होता है आपका मॉनिटर, दूसरा आपका केंद्रीय विश्लेषक इकाई, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम CPU। ठीक है, केंद्रीय विश्लेषक इकाई को क्या कहते हैं, CPU। ठीक, उसके बाद आपका कीबोर्ड, उसके बाद आती है आपकी मेमोरी। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें हम कंप्यूटर की तरह तरह की रिपोर्ट, पत्र, निबंध, आलेख आदि लिख सकें, वो शब्द संसाधन या वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। हिंदी में उसे शब्द संसाधन कहते हैं, जिसमें हम अपनी रिपोर्ट, पत्र, निबंध आदि लिख सकें। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर। वर्तमान में कुछ बहुभाषी वर्ड प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से एक ही प्रलेख में विभिन्न भाषाओं के अक्षरों को विभिन्न फॉन्टों में तैयार किया जा सकता है। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द संसाधन हैं जिनके द्वारा हिंदी में निबंध, पत्र, आलेख लिखा जा सकता है। तो पहले नंबर पर तो आपका आ जाता है MS वर्ड, फिर सुलेख, पेज मेकर, शब्द रत्न, वेंचुरा पब्लिशर, अक्षरमाला, कीकीज, बहुभाषी वर्ड प्रोसेसर, ई पत्र, MS आउटलुक और देव बेस। याद रखेंगे, पूछ लिया जाए शब्द संसाधन कौन कौन से हैं, तो शब्द संसाधन में ये सभी मिल जाएंगे हमें। ठीक है, उसके बाद देख लें हिंदी वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर, कि हिंदी वर्तनी को शुद्ध कैसे करें या ठीक कैसे करें, तो कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं इसमें, तो वो सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहला आपका है कॉल सॉफ्टवेयर, समिट डिक्शनरी, अक्षरमाला फॉर्म्स, हिंदी ग्रामर चेकिंग, एडवांस स्क्रिप्ट प्रोसेसर, जिस्ट वर्ड प्रोसेसर, एपेक्स लैंग्वेज प्रोसेसर, श्रीलिपि, सुचिता विंडोज, आकृति विंडोज, अंकुर विंडोज, प्रकाशक विंडोज और अक्षर फॉर विंडोज। ये आपके क्या हैं, वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर हैं, याद रखेंगे इन्हें। ये आपके वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर हैं और ये आपके क्या हैं, शब्द संसाधन है ये। ठीक, ये आपके वर्तनी शोधक सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं, अनुवाद संबंधी सॉफ्टवेयर। तो हिंदी में अनुवाद करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है स्क्रीन टॉक। ठीक है, तो इसका जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है, मुंबई में। ठीक है, और इसे स्थापित किसने किया, राष्ट्र सॉफ्टवेयर केंद्र मुंबई ने। ठीक है, इंटरलिंग्वा पार्डनीय फ्रेमवर्क, तो इसे IIT कानपुर, संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति के सहयोग से इसे बनाया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अनुवादक प्रोग्राम आता है, उसके बाद आपका आता है शक्ति सॉफ्टवेयर। तो जो शक्ति सॉफ्टवेयर है, ये केंद्रीय हिंदी संस्थान है, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हेतु इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। किससे, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के हेतु। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो हिंदी भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर, यानी कि हिंदी भाषा का ज्ञान लेने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपका नाम आ ही जाएगा लीला का, उसके बाद आपका विजुअल हिंदी, ऑनलाइन कोर्सेज, रैपिडली लर्न हिंदी, उसके बाद लिंगोटेक सॉफ्टवेयर, भारतवाणी हिंदी टीचर, उसके बाद आपका आता है हिंदी गुरु CD। इससे क्या है, आप हिंदी भाषा का ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के सत्र में हमने अपनी इकाई 2 को पूर्ण किया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन्हीं के बारे में हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सत्र में नए शीर्षक के साथ। तब तक धन्यवाद।